साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के शिक्षण शास्त्र की। जो गणित की पेडागोजी है, गणित की पेडागोजी में वर्ग 3 के लिए एक हमारा जो टॉपिक है वो है गणित की शिक्षण विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियाँ, उनको जानेंगे और समझेंगे। और आज की गणित की शिक्षण विधियों में हम शुरू की 3 शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे: आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण विधि। दोस्तों, इसमें शुरुआत से हम देखें तो बताया गया है कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। मतलब जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा पढ़ाने का मेथड है, वही गणित की या वही हमारी शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ, योजना सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। मतलब जो गणित की शिक्षण या मतलब शिक्षण विधि की बात की जाए तो एक अपने आप में बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स के रूप में देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा अप्रोच है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्रणालियों का भी प्रयोग करते हैं और हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो वो उसकी शिक्षण विधि कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गणित के प्रेफरेंस में, तो हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के बारे में, जो गणित की शिक्षण विधियाँ हैं। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो गणित की प्रमुख शिक्षण विधियों में ये वाली शिक्षण विधियाँ आती हैं। पहली आती है आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। दूसरी आती है निगमन विधि, जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तीसरी आती है विश्लेषण विधि, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। चौथी आती है संश्लेषण विधि, जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट मेथड। और पांचवी आती है प्रयोगशाला विधि, जिसको बोलते हैं लैब या लेबोरेटरी मेथड। छठवीं आती है अनुसंधान विधि, जिसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। सातवीं आती है समस्या समाधान, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आठवीं है परियोजना विधि, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। और नौवीं आती है व्याख्यान विधि, जिसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। और 10वीं नंबर की है विचार विमर्श विधि, जिसको बोलते हैं डिस्कस मेथड। तो बढ़ते हैं पहली विधि की तरफ और देखते हैं क्या है हमारी आगमन विधि क्या कहती है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आगमन विधि के बारे में। सबसे पहले आगमन विधि की परिभाषा देखते हैं क्या है इसमें। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों को आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन करवाते हैं किस तरीके से, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों, सामान्य अर्थ में आपको बता दें कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि होती है कई सारे हम नियम बताते हैं, कई सारे हम उदाहरण देते हैं। कई सारे जब उदाहरण देने के बाद हम देखते हैं कि उन उदाहरणों को हल करने के बाद हम एक यूनिवर्सल नियम की तरफ पहुंचते हैं। जैसे हमने कई सारे नियम हो, जैसे हमने 2 + 2 जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। 3 + 3 जोड़ा तो कितना आया, 6 आया। 4 + 4 जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। इस तरीके से जब हम और भी प्लस की मेथड देख ली कि प्लस करने की मेथड ये है कि पहले 2 को फिर 2 को ऐड किया तो 4 आया। वैसे ही फिर हमने इनको भी ऐड किया, 4 आया। मतलब ऐड करने के बाद जो टोटल है वो ये आया। या फिर हम कोई भी ऐसा वर्ग का उदाहरण देख लें। जैसे क्या होता है कि आपको बता दें, हम जब 2 का वर्ग निकालते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग निकालते हैं तो 16 आता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 9 में से जैसे 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। अब आपको बता दें कि इस तरीके से एक नियम बन जाता है कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, मतलब जो 2 का वर्ग है वो 4 है, 3 का वर्ग जो है 9 है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 5 है। अब बात करते हैं 4 के वर्ग की। 4 का वर्ग कितना है, 16। तो 9 और 16 में कितने का अंतर है, तो 9 और 16 में जो अंतर है वो है 7 का अंतर। ऐसे ही हम देखते हैं कितने का वर्ग देखें। अब यहाँ पर 5 का वर्ग देखते हैं। 5 का वर्ग हमने देखा कितना आया, 25। तो 25 में और 16 को हमने माइनस किया तो कितने का अंतर आया, आप देखेंगे 9 का अंतर आया। अब हमने इतने सारे उदाहरण देखे और हमें अंत में ये समझ में आया कि जो वर्गों के, जो किसी भी संख्या के वर्ग का अंतर होता है क्रमागत संख्या में देखा जाए तो एक तरीके से इस तरीके से देखें कि 5, 7, 9। और एक बार यदि हम 1 का वर्ग निकाल लें तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, 3। 3, 5, 7, 9। इस तरीके से हम देखें कि विषम संख्या के रूप में इनके वर्गों का अंतर आ रहा है। अब हमने जब इतने उदाहरण किए तो हमें एक नियम मिल गया कि वर्गों के, किसी भी संख्या के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होता है। अब ये हमारा एक
यूनिवर्सल नियम बन गया। कोई भी संख्या हम निकाल लेंगे। मान के चलिए कि अब हम एक बार किसी और बड़ी संख्या का वर्ग निकाल के देखते हैं। जैसे हमने वर्ग निकाल के देखा 8 का, तो 8 का वर्ग कितना आया 64, और 9 का वर्ग निकाला थी तो 9 का वर्ग कितना आया 81। तो अब हम इनमें से जब इसको घटाएंगे तो 1 की मानी 11, सॉरी 11, हाँ 1 की मानी 11, 11 में से जैसे ही 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने 7, और यहाँ पर 8, 8 में से 7 गए तो बचेंगे हमारे 1, 17 बचा। यहाँ पर भी एक विषम संख्या आया। तो एक यूनिवर्सल नियम ये बन गया कि वर्गों का जो अंतर होता है, किसी भी संख्या के वर्गों का, दो संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा एक विषम संख्या होता है। ये बन गया नियम। तो हमने कई सारे उदाहरण देखे और उदाहरण से हमने देखा कि एक नियम बन गया। तो ये क्या हो गया, दोनों चीजें इसमें हो गई, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। हमने प्रत्यक्ष करके देखा 4-5 सवालों को और इसका एक प्रमाण मिला कि हाँ हर बार विषम संख्या आती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब हम पहले बहुत सारे कई सारे उदाहरण देखे, तो ये ब्रॉड एरिया हो गया। एक कई सारे उदाहरणों से फिर हम एक यूनिवर्सल नियम पर पहुंचे, तो ये हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला आ गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब है कई सारे विशिष्ट तरीके के हमने उदाहरण देखे और उसका हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया कि इसका नियम ये आया कि इन वर्गों के किसी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, उन वर्गों का जो हम अंतर करते हैं क्रमागत संख्याओं में, तो उनका अंतर बढ़ते क्रम में विषम संख्या होता है। जैसे कि अब हमसे कोई पूछ ले कि 1 और 2 के, तो पहली विषम संख्या क्या हो गई हमारी 3, 2 और 3 के, तो पहली विषम संख्या हमारी क्या हो गई, दूसरी विषम संख्या क्या होगी 5, 3 और 4 के, तीसरी विषम संख्या हमारी क्या हो गई 7, 4 और 5 के, तो 4 और 5 के बीच में अगली विषम संख्या हमारी क्या हो गई 9, 5 और 6 के बीच में जैसे हमने निकाला 25 और 36, तो इसका वर्ग भी हम जब निकालेंगे तो कितना आ गया 11। इस तरीके से हम देखते जाते हैं कि इनके अंतर जो है विषम संख्या के रूप में बढ़ते क्रम में आ रहा है। इस तरीके से देखिए हमने कौन सी आगमन विधि, आगमन विधि में प्रयुक्त चरण जो क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो आगमन विधि के प्रमुख चरण है वो है कि सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस उदाहरण के आधार पर हम एक नियम बनाया जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया, आपको एक नियम बता दिया, ऐसे हम कोई भी उदाहरण, कई सारे उदाहरण हल करते हैं, फिर उसका एक नियम बनाते हैं, और नियम बनाने के बाद उसको कहा जाता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तीसरा, उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका हम सत्यापन करते हैं। फिर जैसे हमने नियम बनाया कि हमने देख लिया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना आ गया, अब उसको हमने फिर से उल्टा तरीके से देखा कि 3 और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 और 5 में है 2 का अंतर। तो हमने देखा कि 3 और 5 के बीच में जो वर्ग अंतर आएगा वो 2 की संख्या का आएगा 3 में, और इसके बाद 5 का अंतर काय में आएगा आपका 3 और 2 के में, तो 2 दूनी 4, 3 का 9, तो ये 5 का अंतर आ गया। तो 3 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, 2 और 3 का वर्ग करेंगे हम, इस तरीके से हमने देखा कि 5 आ गया। तो ये क्या होगा कि पहले हमने नियम बनाया, फिर नियम को हमने उल्टा इनवर्स के रूप में देखा, तब उसको हमने टेस्टिंग करके तो वो भी उसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब आगे देखते हैं इसके कुछ गुणदोष। जो आगमन विधि है, आगमन विधि के गुणदोष क्या है, आगमन विधि के गुणदोष सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि के गुण के बारे में। आगमन विधि के गुण क्या है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालकों को नवीन ज्ञान को खोजने का मौका मिलता है, क्योंकि बच्चे कई सारे उदाहरण हल करते हैं। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों में मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। मतलब क्या हुआ कि ज्ञात चीजें हम देखते हैं और ज्ञात से एक हम अज्ञात नियम बना देते हैं और उसको हम अपना बाद में चल के यूनिवर्सल नियम बन जाता है। साथ ही मूर्त उदाहरण, हम अपने सामने कई सवाल हल करते हैं फिर उससे एक नियम निकालते हैं, तो ये मूर्त उदाहरण हो गए। इस तरीके से एक सामान्य नियम बनाया जाता है जब हम ये हल कर लेते हैं, जिससे बालकों के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। तीसरा जो हमारा गुण है इसका कि स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। बालक स्वयं की समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी हो जाता है। क्योंकि जब हम इसके उदाहरण हल करते हैं तो उदाहरण हल करने से क्या होता है कि बालक सवाल हल करता है, जब बच्चे सवाल हल करते हैं और कई सारे उदाहरण हल करते हैं और फिर अपने सामने वो नियम बनाते हैं, तो उनको वो चीज़ें याद हो जाती हैं और लंबे समय तक स्थायी रूप से याद रहती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये थे इनके गुण। अब बात करते हैं आगमन विधि के दोष के बारे में। दोस्तों, जो आगमन विधि के दोष हैं, इसमें क्या है, इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि हमें कई सारे उदाहरण हल करने होते हैं, और नहीं तो हम यदि उदाहरण हल नहीं करते तो फिर डायरेक्ट हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको हमें घातांक का नियम बताते हैं। घातांक का नियम क्या कहता है, ए पर एम की पावर इंटू ए पर
n की पावर। तो क्या हो जाता है, हम जानते हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो a पर m प्लस n की पावर, और ये हमारा एक नियम बन गया। अब इसको यदि हमें उदाहरण के तौर पर देखना है तो उदाहरण के तौर पर हम क्या देखेंगे, जैसे मान के चलिए हमने 2 पर 4 की घात लगा दी और इंटू करके 3 पर हमने 4 की घात, 2 पर हमने यहाँ पर 2 पर 4 की घात लगा दी, इंटू लगाया, 2 पर फिर हमने 3 की घात लगा दी। अब हम इसको यदि हल करेंगे तो 2 पर 4 की घात का मतलब जो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और इंटू 2 पर 3 की घात क्या हमारा क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे 16 तिया 48, सॉरी 16 तिया 48 नहीं 16 अट्ठे निकालना पड़ेगा। तो जब 16 अट्ठे निकालेंगे तो 8 छंग 48, यहाँ से लाएंगे 4, 8 एकम 8 4 12, 128 आया। अब हम इनका अलग अलग तरीके से गुणा करेंगे जब, तो भी हमें 128 ही मिलेगा, और यदि इनको हम प्लस कर देंगे तो भी डायरेक्ट हम जब इस तरीके से करेंगे कि 2 पर 4 और 3 प्लस 7 की पावर, 2 पर हम डायरेक्ट 7 की पावर लगा करके इसको 2 गुणे 2 7 बार करेंगे तो भी 128 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमें नियम मिल गया कि इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दें तो भी आंसर यही आना है। इस तरीके से क्या होता है कि बालक स्थायी रूप से सीखते हैं। इसके दोष क्या हैं, इससे समय अधिक लगता है इसी कारण से। दूसरा, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होगी। जब आप कई सारे उदाहरण करेंगे तो परिश्रम तो लगेगा ही, साथ ही सूझ की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। तो ये दोष हो गया कि इसमें समय ज़्यादा लग गया हमारा और सूझावा, यदि बच्चा थोड़ा सा कमजोर है तो इस विधि को नहीं अपना पाता। अगला है, एक तरह से अपूर्ण विधि है क्योंकि खोजे गए नियमों तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। अगला जो इसका वो है दोष, इसका दोष है कि एक तरह से अपूर्ण विधि है क्योंकि अंत में हमें बात करना क्या है, वही है कि निगमन विधि का प्रयोग करना है और फिर नियम से फिर उदाहरण की तरफ आना है, उदाहरण से नियम की तरफ आना है। तो एक दोष के रूप में इसको देखा जाता है। लास्ट है, बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्यकों को प्राप्त करने में अधिक श्रम और समय की जरूरत होती है। मान के चलिए कि हमने 2-4 गलत उदाहरण लिख लिए और उन गलत उदाहरणों के बाद हमने एक गलत नियम बना लिया। उससे क्या होगा कि ये गलत नियम जब बन जाएगा तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ स्थायी हो जाएगी और इस गलत नियम से वो बार बार गलत चीज़ें करेगा। तो ये इसके एक दोष के रूप में देखा जाता है। इस तरीके से हमने आज आगमन विधि को देखा और इसमें लास्ट में बताया गया कि बालक यदि अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसको सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम की जरूरत होती है। यही वाला हमारा नियम था जो यहाँ पर बताया गया। तो इस तरीके से हमने इसके गुण भी देखे, इसके दोष भी देखे, इसके अलावा इसके बारे में हमने जाना। सामान्य से तरीके से यदि इसको हम यदि जानते हैं तो एक चीज़ हम याद कर लें कि जब हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो वो कहलाती है हमारी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये आज का हमारा पहली विधि थी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज की इस वीडियो हम एक ही विधि को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।